हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही है। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो एग्जाम में आपको जू के तू रखे मिल सकते हैं या थोड़ा बहुत घुमाव-फिराव के साथ वो आपको देखने को मिल जाएँगे। और आपको यकीन मानिए, अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा। और यदि आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों के दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको और बेहतर दिखा दे। येलो कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपको पता होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। कौन सी होती है? वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण होती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, कई बार क्या होता है, वर्ण को अक्षर भी बोल देते हैं, सामान्यतः, है ना। वर्ण को अक्षर भी कह दिया जाता है, परंतु दोनों में अंतर। सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि जब व्यंजन के साथ में जब व्यंजन के साथ में स्वर मिल जाते हैं तो इन दोनों के मेल से आपका क्या बनता है? अक्षर बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है। देखो, क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं और बार बार पूछे गए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको हम फटाफट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हर परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें भी हिंदी आती है तो 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। 11 स्वरों, देखो, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो दो तरीके से है। लघु या ह्रस्व, लघु या ह्रस्व, और दीर्घ, है ना, दीर्घ। तो यहाँ पे तो है 4 स्वर आपके, और यहाँ पे आपके 7 स्वर। 4 स्वरों में कौन सा आता है? अ आ जाता है, ई आ जाता है, उ आ जाता है, और आपका, क्षमा चाहता हूं, आपका आ जाता है री। ठीक है, और दीर्घ स्वरों में आ जाता है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 स्वर हो जाएंगे। तो 7 और 4 हो जाएंगे आपके 11 स्वर। तो इस प्रकार आपके 11 स्वर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। लघु स्वर किनको कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। देखो, आप मेरे मेरे चेहरे की तरफ आप लोग देखना, यहाँ पे मेरे होठों की तरफ, जैसे मेरे मुख की तरफ आप देखना। अ, ई, उ, री, कम समय लगा। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें लघु स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब एक बार आप कंपैरिजन देख लो। अ और आ। एक स्वर और भी होता है, प्लुत स्वर होता है, जिसको ऐसे दिखाते हैं हम, जैसे ओम में होता है। जैसे ओम में दिखाते हैं तो प्लुत प्लुत स्वर होता है, जिनमें दीर्घ की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। कैसे कैसे? 25 व्यंजन तो हो गए आपके स्पर्श व्यंजन, जिसमें आपके 5 वर्ग हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प, क च, क ख ग घ घ, छ छ ज झ ण, ट ठ ड छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म म। ये 25 हो गए आपके। उसके बाद 4 हो जाते हैं आपके अंतस्थ, जिसमें आता है य, र, ल और व। और उसके बाद 4 हो जाते हैं आपके क्या? ऊष्म ऊष्म व्यंजन। कौन से? ऊष्म व्यंजन आपके हो जाते हैं। उन ऊष्म व्यंजनों में कौन कौन होता है? स होता है, श होता है, स होता है और ह होता है। क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप एक बार देख लीजिए। तो 25 और 4 29 और 4 33 आपके हो जाते हैं। तो 33 व्यंजन ये आपके। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो आपको लगाना पड़ेगा 52 वर्ण है। कितने वर्ण है? 52। कैसे कैसे हैं? तो 11 तो आपके स्वर हो गए, 2 आपके अयोगवाह हो गए, 2 आपके अयोगवाह हो गए। अयोगवाह में आ जाते हैं अंग, अंग और आह, अंग और आ। ठीक है, 11 स्वर बता के चलाया मैं। 33 हो गए आपके व्यंजन। क्या हो गए? 33 आपके व्यंजन हो गए। ठीक है, 4 आपके हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। 4 हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा आपका आ जाता है? संयुक्त व्यंजन में आ जाता है आपका श, त्र, ज्ञ और आपका श्र। श्र ये वाला, एक ये वाला श्र। ये 4 ये हो गए, और 2 हो गए आपके द्विगुण व्यंजन, अड़ और अढ़।
अड़ और अढ़, ये आपके दो ही हो गए। तो टोटल करेंगे तो आपके कुल मिला कितने आ जाएंगे, 52 आ जाएंगे। गिन लेते हैं चलो एक बार भाई। देखो 4 और 2 8 और 4 2 6 2 8, 8 और 11 कितने हो जाते हैं, 8 और 11 19 हो गए, और 19 और 33 कितने हो जाते हैं भाई, देखो 9 और 3 कितना हुआ, 12 हुआ, एक हासिल लगा, 3 और 1 4, 52। क्लियर, 52 आपके वर्ण हो जाए। उसके बाद व्यंजन और स्वरों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, तो आपको सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण होती है, और सामान्यतः वर्ण को ही अक्षर कह दिया जाता है। पर मैंने अभी आपको बताया जब व्यंजन और स्वर आपस में मिल जाते हैं तो उनको अक्षर कहा जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगला है वर्णमाला किसको कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको वर्णमाला कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो सीधे वर्णमाला। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, तो अभी यहां पर आपको देखने की आवश्यकता है, इसमें देखने की आवश्यकता है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, और 25 और 4 29, और 4 आपके 33 व्यंजन इसमें हो जाए। उसके बाद हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, देखो जो वर्ण, जो आपके वर्ण है ना, वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है, वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ध्वनि, वर्ण को ही ध्वनि भी कह सकते हैं। तो ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक स्वर होते हैं और दूसरे आपके व्यंजन होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो ये पूरा जो है शब्द लिखा हुआ है, शब्द में देख लो तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई, सबसे छोटी इकाई आपकी यहाँ पर वर्ण हो गई। ये चीज आपको यहाँ पता होना चाहिए। उसके बाद अभी हम बता के आए हैं वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है 25। कैसे कैसे, देखो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। क वर्ग में कौन कौन आ जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च, छ, ज, झ और इय। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, न, ण। उसके बाद त, थ, द, ह और न, और उसके बाद प, फ, ब, ह और म। ये हो गए। तो ये 25 आपके ये हुए। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 25 स्पर्श व्यंजन। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो मुख के किसी न किसी भाग से ये टकराते हैं और वहां से वायु टकराती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, और अक्षर अभी हम देख के आए हैं व्यंजन प्लस स्वर को क्या कहते हैं, हम अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी होनी चाहिए, आप इसको उत्तर दीजिए, दिमाग लगाइए एक बार, बताइए कितनी है व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, टोटल 33 इसमें व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है, तो आप में से कोई भी लगा देगा वर्ण पर। जैसे वर्ण, वर्ण क्या है, जैसे अ है तो अ का कोई अर्थ तो नहीं निकलता है। यहां पर देखो क्या है, अगर शब्द अगर खाली होता भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो वर्ण हो जाता, पर जब सार्थक है तो सार्थक का मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, तो वह शब्द है। जैसे अ लिखा है ना, उसके बाद म लिखा है, तो अ और म का कोई अर्थ नहीं निकलता, सार्थक नहीं है। पर जैसे ही बीच में डंडा लग जाएगा तो इनका एक अर्थ निकल जाएगा। आम क्या है, एक फल है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। लिपि चिन्ह यानी कि लिपि क्या होती है, भाषा को लिखकर, भाषा को जिस चीज के माध्यम से लिखा जाता है या भाषा का जो लिखित रूप है उसको लिपि कहा जाता है, और वो जो चिन्ह उनको लिपि को लिखने के लिए प्रयोग होते हैं उनको लिपि चिन्ह कहते हैं। और लिपि चिन्ह का जो क्रमबद्ध समूह है उसको क्या कहेंगे, वर्णमाला या वर्ण समूह, ये आपको उत्तर देना है, तो वो हो जाएगा हमारा वर्णमाला। हमारा प्रश्न है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो सिंपल एकदम, क्या लगाना है, स्वर।
स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया ह्रस्व जो स्वर हैं उनकी संख्या है 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और आपका री। तो ये 4 स्वर हैं, ये ह्रस्व स्वर। अगला है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अब आपका माथा यहाँ पे चकरा जाएगा। यहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति का माथा चकरा जाएगा। वो सोचेगा कि भाई स्वर तो हमने 2 ही पढ़े हैं, एक दीर्घ स्वर पढ़ा है, एक लघु स्वर। लघु स्वर हमने देख लिया। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। देखो एक्चुअली में जो स्वर हैं वो उनका दो रूपों में विभाजन है, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। लघु स्वर में कौन कौन से हैं अपने? अ है, उसके बाद ई है, उसके बाद उ है और उसके बाद आपका री है। ये आपके लघु स्वर हैं, ये 4। उसके बाद हमारे 7 स्वर थे। आ, उसके बाद ई, उसके बाद उ, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ए, आई, ओ और औ। 7 ये हो गए थे हमारे कौन से? ये 7 हमारे हो गए थे दीर्घ स्वर। तो अभी इनमें देखेंगे तो ये चारों के चारों एक्चुअली में दीर्घ स्वर हैं। तो इनमें से कौन सा निकाला जाएगा? तो और भी ज्यादा वर्गीकरण देखने को मिलता है इन्हीं स्वरों में। ये 4, अब एक और वर्गीकरण आपको बता दे रहा हूं मैं। ये 4 तो आपके हुए कौन से? ह्रस्व स्वर। ये 4 तो हुए आपके ह्रस्व स्वर, जबकि आपके जो ये प्रश्न यहाँ पे है अ, ई, उ, री, ये तो आपके ह्रस्व स्वर हुए। जबकि आ, ई और उ, जबकि आ, ई और उ ये आपके क्या हुए? ये हुए आपके दीर्घ स्वर। क्या हुए? दीर्घ स्वर, है ना, मूल दीर्घ स्वर, है ना। इनको क्या बोलेंगे? मूल दीर्घ स्वर। यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। और अगर ये आखिरी वाले ए, आई, ओ, औ, ये हैं आपके संयुक्त स्वर। ये कौन से हैं आपके? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहे जाएंगे। सामान्यतः ये सातों के सातों दीर्घ स्वरों में आएंगे और ये 4 आपके ह्रस्व स्वरों में आएंगे। पर अगर और भी ज्यादा विभाजन देखा जाए तो मूल दीर्घ स्वरों में आपके आएंगे आ, ई, उ, जबकि संयुक्त स्वरों में आएंगे आपके ए, आई, ओ, औ। तो इनमें से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आ, ओ, ये आ, ओ, ए, आई। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आ। उम्मीद करता हूं आपको नए नए फैक्ट पता लग रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ये तो लघु स्वर है, ये संयुक्त स्वरों में है हमारा। संयुक्त स्वरों, दीर्घ स्वर में कौन सा हो गया? दीर्घ स्वर कौन कौन से बताए मैंने? आ, ई और आपका उ, ये दीर्घ स्वर है, मूल दीर्घ स्वर है। तो ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आ भी है, ई भी है, उ भी है, जबकि ओ क्या है? ये संयुक्त स्वर है। क्या है आपका? संयुक्त स्वर है। और यही आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। कौन सा नहीं है, ये चीज आपसे पूछी गई। अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर कौन सा होता है? कौन सा? प्लुत स्वर कौन सा होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें थोड़ा सा बीच में खिंचाव आता है, जैसे ओ, जैसे आपने बोला ओ, तो जो खिंचाव बीच में आ रहा है, जिसको इस मात्रा से आप दिखा रहे हैं, इसको दीर्घ स्वर बोलेंगे, इसको प्लुत स्वर बोलेंगे। और ये हो जाएगा आपका ओम। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो मैंने आपको बताया था प्लुत स्वर। लघु स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोल देंगे हम प्लुत स्वर। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न ये वाला, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर, जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो इनमें से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो जब जीभ के आधार, जीभ के भाग के आधार पर होता है, यानी कि ये जैसे जीभ है तो जीभ में 3 विभाग होते हैं। अग्रभाग होता है जीभ का, आगे का भाग, उसके बाद यहाँ पर जीभ का मध्य भाग होता है और जीभ का पश्च भाग होता है। ऐसे 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 स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है अग्र स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है मध्य स्वर कहलाते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है उनको पश्च स्वर कहा जाता है। जबकि
विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ये मुंह के खुलने के आधार पर होते हैं। ये मुंह के खुलने के आधार पर होते हैं। जो विवृत स्वर होते हैं उनमें मुख द्वार खुला होता है, क्या रहता है, पूरा खुला होता है, विवृत में खुला होता है, अर्धविवृत में आधा खुला होता है, उसके बाद अर्धसंवृत में आधा बंद होता है और संवृत में लगभग बंद होता है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो केवल 3 स्वर होते हैं, तीन प्रकार होते हैं जिह्वा के आधार पर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पृष्ठ स्वर, जबकि कौन सा नहीं होता, विवृत स्वर नहीं होता। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है मध्य स्वर कौन सा है, मतलब कि आप देखो, अगर आपको एग्जाम में समझ में ना आए ना तो आप बोल के देख लो। देखो महसूस करने की बात है। ऊ ऊ तो जीभ में कहां से जा रहा है, जीभ में जा रहा है कहां से, आपका अग्रभाग से। उसके बाद ई ये आपका जा रहा है किसमें, अग्रभाग से जा रहा है। ई ये भी अग्रभाग से जा रहा है। जबकि अ कहां से जा रहा है, अ तो कहां से जा रहा है, अ कहां से जा रहा है, मध्य भाग से जा रहा है। अ कहां से जा रहा है, मध्य भाग से। तो मध्य स्वर कौन सा हुआ, अ हुआ। उसके बाद यहाँ पे भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ किस प्रकार का स्वर है, इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। देखो विवृत मैंने आपको बताया, विवृत का मतलब है खुला हुआ, विवृत का मतलब है मुख जो है वो खुला हुआ होगा, और संवृत का मतलब है बंद, लगभग बंद, लगभग बंद रहेगा मुंह। तो सबसे पहले तो आप यही देख लो कि भाई ऊ बोलते हुए क्या फील हो रहा है, क्या ऊ बोलते हुए मुंह पूरा खुला हुआ है या मुंह पूरा बंद है। तो इसमें देखना पड़ेगा ऊ, क्या है, ऊ। देखो ऊ आपने बोला तो ऊ अपना आप बोल के देखो ऊ, तो मुंह आपको बहुत हल्का सा खुला हुआ दिखाई देगा, लगभग बंद दिखाई देगा, इसका मतलब समृत है। अब आप बोलोगे सर ऊ बन रहा है, तो आप ये समृत नहीं होना चाहिए, विवृत होना चाहिए। विवृत में एक्चुअली में होता है आ, देखो मुंह खुला आ, तो पूरा मुंह खुला तो विवृत है, और लगभग बंद है तो समृत है। तो ऊ में क्या हुआ, आपके विवृत वाले ऑप्शन तो कट गए, है ना। अब आप ये देख लो कि ऊ कहां से बोला जा रहा है, तो ऊ ऊ ऊ कहां महसूस हो रहा है, तो पीछे की तरफ महसूस हो रहा है जिह्वा के, तो ये आपका हो जाएगा पश्च समृत हो जाएगा। इस तरह से आपको चीजें समझनी है और करनी है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत स्वर है। समृत स्वर मतलब जिसमें मुंह लगभग बंद रहता है। तो आ बिल्कुल गलत, ओ बिल्कुल गलत, ठीक है, अब ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ई ये हो सकता है, ए ये क्या हो गया, ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, ए आपका चला गया किसमें, ए आपका चला गया अर्ध समृत में, यानी कि आधा आपका बंद रहा, आपका आधा क्या रहा, ये बंद रहा। ए आपका किसमें चला गया, अर्ध विवृत में चला गया, क्षमा चाहता हूं, अर्ध विवृत में चला गया। जबकि ई जो है वो आपका किसमें चला जाता है, समृत में चला जाता है। ए ई किसमें चला जाता है, समृत में, लगभग मुंह बंद रहता है। अगला प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर है। विवृत मैंने क्या बताया था कि खुला हुआ, और अर्ध मतलब आधा खुला हुआ। तो अर्ध विवृत में आपका कौन सा आ जाता है, अर्ध विवृत में आपका उत्तर आ जाएगा ऊ होगा, बोल के देखो, ए होगा, आ होगा, या ए हो, ये आई है, ये ए है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आई, आई आपका किसमें चला जाएगा, अर्ध विवृत में चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई क्या है, अर्ध विवृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, अभी बता के आया हूं। तो संयुक्त स्वर में कौन सा नहीं है आपका, संयुक्त स्वर में आपका ये नहीं है। तो अभी हमने देखा था कि जो आ है, जो ई है, और जो आपका ऊ है, ये मूल दीर्घ स्वर हैं, और जबकि जो ए है, जो आई है, जो ओ है, और जो औ है, ये आपके संयुक्त स्वरों में आ जाएंगे। तो इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊ क्या है, एक मूल दीर्घ स्वर है, ये आपका उत्तर इसमें होगा। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी कि जो कंठ और तालु दोनों के मदद से यहाँ पे बोला जा रहा है, कंठ तालु है, यानी कुछ कंठ में स्पर्श हो रहा है, कुछ तालु में। तालु क्या होता है, जो आपकी मुंह की दीवार है, इसमें जो पीछे का भाग होता है इसको तालु बोलते हैं, जो आगे का भाग होता है इसको मूर्धा कहा जाता है। ये क्या है आपका, मूर्धा है, और ये आपका तालु है। तो इसमें से देखो कौन सा बोला जा रहा है, ई, ठीक है, मूर्धा में जाके टच हो रहा है। आ, ठीक है, क्या आ रहा है आपका, आ, तो जो आ है वो आपका कंठ है, ठीक है। उसके बाद ओ क्या हो रहा है, औ, महसूस करो, देखो औ, गले में निकल रही है आवाज, कंठ से निकल रही है, और औ एकदम से चोट कहां लगती है, तालु में लगती है। तो औ क्या हो जाएगा आपका, कंठ तालव्य यहाँ पर हो जाएगा।
ये महसूस करने की बात है। अगला प्रश्न है ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बोल के देखो, ए तो ए में कहा, एकदम तालु में आ रही है बात, ए में, आई तालु में आ रही है, और कहां से निकल रहा है, और तालु किसमें है, खाली ए किसमें है, तो ये आपका कंठ तालव्य उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, यानी कि अनुनासिक कहीं पर है। ठीक है, अनुनासिक कहां पर है, तो ये आपको महसूस करना पड़ेगा। ये इसमें हो जाएगा आपका संभव, संभावना, संभालना, संभावित। तो जहां पर अंकी बिंदी का थोड़ा थोड़ा असर आपको दिखाई दे रहा है, अंकी, संभव, ठीक है, संभावना, संभालना, तो इसमें संभालना आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको अनुनासिक दिखाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द में कौन से में अनुनासिक है? कदम्ब, कंगन, कंटीला। अब अनुनासिक का मतलब है जो थोड़ा बोलते हुए नाक में से थोड़ी वायु निकले, है ना, नाक में से वायु निकले उनको संभव, संभावना, संभालना, संभावित। तो इनमें देखो संभालना में क्या हो रहा था, हल्का सा नाक से वायु निकल रही थी, जबकि अगला प्रश्न है कदम्ब, कंगन, कंटीला, कंठाग्र, है ना, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कंटीला। तो कंटीला देखो नाक पे पूरा जोर पड़ रहा है, कंटीला, कंठाग्र, कंगन, तो इनमें नहीं पड़ रहा है, इनमें नहीं पड़ रहा है, इनमें नहीं, पर कंटीला में पड़ रहा है, तो कंटीला आपका क्या हो जाएगा? अनुनासिक उसमें हो जाएगा। उसके बाद स्वरों के उच्चारण में लगने वाले स्वरों को क्या कहा जाता है? स्वरों में लगने वाले उच्चारण में लगने वाले स्वर को मात्रा कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो स्वर वर्णों का भेद है, ये चीज आपको ध्यान यहाँ पर रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है? मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है? तो ये आपको याद रख लेना है, मात्रा स्वरों को समरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समरूप या ग्रेफीम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो आपको पता होना चाहिए कौन से, अभी हमने बोल के देखा था, ओ औ कहां से निकल रहे हैं? कंठ से निकल रहे हैं। ओ औ कहां से निकल रहे हैं, ये महसूस करो आप, तो ये हो जाएंगे आपके कंठोष्ठ। कौन से हो जाएंगे? कंठोष्ठ हो जाएंगे, कंठोष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, कंठ और ओष्ठ। देखो ओ औ तो कंठ से निकल रहा है, और मुंह कैसा हो रहा है? हम होठों का प्रयोग इसमें कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो आपका हो जाएगा, कंठ तालु कहां से है, मतलब कंठ से और तालु से दोनों से निकले, तो कंठ तालव्य भी कौन सा था? जो ए और आई है, इन दोनों का स्थान कंठ तालव्य था, तो आपका आई यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला है 39, कंठ तालव्य कौन सा है? ए और आई। अभी हमने क्लियर किया, ए और आई कंठ तालव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद आई के उच्चारण स्थान का, तो कंठ तालव्य, आंख बंद करके ये उत्तर लगा देने हैं आपको। उम्मीद करता हूं बस आज 40 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं, इसी प्रकार रोज अभ्यास करते रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। अब हम रिवीजन में हैं। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद,